तो वेलकम बच्चों, आज हमारा जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का पार्ट जो है डिटर्मिनेंट्स का होने वाला है, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है। इसमें हम आज सीखेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है और जो भी हमारे इसमें मैथमेटिक्स में दिया हुआ है। देखो, मैट्रिक्स के बारे में तो आपको मैथ थर्ड में जाके मालूम पड़ जाएगा कि कैसा क्या मैट्रिक्स होता है। इसमें हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं और किस किस स्टेप से हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस को, तो वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि हमें कोई भी डिटर्मिनेंट्स में होता क्या है, हमें दिए होते हैं रो और दिए होते हैं कॉलम्स। जैसे कि सपोज दैट कोई भी हमें एक मैट्रिक्स छोटी सी दे रखी है, जैसे हम मैट्रिक्स चलो माना इस तरीके से ए बी सी डी। तो ये हमको कोई भी मैट्रिक्स हमको दे रखी है, जिसमें हम इस वाले एलिमेंट को कहते हैं, माना ये भी हमारी मैट्रिक्स ही है अभी, इस एलिमेंट को कहते हैं A11, इसे कहते हैं A12। तो देखिएगा इधर जो इसमें लिखा हुआ है ये वाला 1 होता है रो दिखाने के लिए, इसमें ये होती हैं रो और ये होते हैं कॉलम्स। ठीक है, ये होते हैं कॉलम्स, इसमें 2 कॉलम और 2 रो हैं। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 2 by 2 का होगा, या 2 × 2, 2 + 2, इस तरीके से हम इसे दिखाते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, इस वाले एलिमेंट को कहते हैं A21 और A22। तो देखो इसमें जो 1 लिखा हुआ है ये पहली रो को दिखाते हैं और लास्ट सेकंड वाला 1 2 इस कॉलम को दिखा रहे हैं। उसी तरीके से सेम यहाँ भी है, सेकंड रो सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो सेकंड एलिमेंट। इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2 का। तो आप लोग एक बात क्लियरली समझ लें, जब भी हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे, सारणिक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जब भी हम डिटरमिनेंट मतलब सारणिक की बात करेंगे, उसमें हमेशा क्या होता है कि हमारा जो ऑर्डर होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही, स्क्वायर ऑर्डर ही होता है, या 2 by 2 का होगा, या 3 by 3 का होगा, या 4 by 4 का, तभी हम उसका सारणिक निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम उसका सारणिक जो है नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से एक बात तो ये क्लियर हुई कि हम सारणिक कब और कैसी मैट्रिक्स का निकाल पाते हैं। जैसे कि हमें ये तो 2 by 2 का ऑर्डर था, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हमको दिया होता A11, A12 और A13। तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, ये हमारा 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A21 और A31, A22 तो A32 और A23 A33। तो ये हमारा जो है इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3 का। तो हम इसी का ही सारणिक जो है निकाल पाएंगे, 3 by 3 ऑर्डर का, 2 by 2 या 4 by 4 का। अदरवाइज हम जैसे कि ऑर्डर चेंज हो जाता है तो हम उसमें सारणिक जो है उसका नहीं निकाल पाते हैं। सारणिक का मतलब क्या होता है, सारणिक को जब हम सॉल्व करते हैं, सारणिक जैसे हमें इसका सारणिक निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसको हम मोड में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मोड में। तो ऐसे करेंगे A B C और D। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली इसका एक में गुणा करेंगे D का, तो A × D - B × C। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है A × D और B × C, माइनस का बीच में आता है सैम्बल जब भी हम उसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो रहा 2 by 2 का। और अगर 3 by 3 को सॉल्व करते हैं तो जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर समझने के लिए कुछ भी, जैसे कि हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है या डिटर्मिनेंट देख रखा है, उसका मान निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, 2 3 4 5, माना हमको ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका हमको सॉल्व करना है। तो 2 by 2 का है तो 5 दूनी 10 और 3 4 तिया 12, तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा सिंपली। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये था हमारा 2 by 2 का, तो हमने इसको सिंपली इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब 3 by 3 को कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाते हैं आप लोगों को, कि जैसे कोई भी हमें एक मैट्रिक्स 3 by 3 का दे रखा हो सपोज दैट, तो उसका जब हम प्रसार करते हैं तो उसे कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि माना हमें कोई मैट्रिक्स एक फॉर्मूले के थ्रू, अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं इसको। और ये तो पहला पार्ट रहा, ये सेकंड पार्ट समझा देते हैं आपको। जैसे कि A1 A2 और A3। तो देखो जब भी हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं या उसका प्रसार करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होती है, जो उसका मान होता है वो हमेशा वही रहता है। तो C2 और ये C3, जैसे हम इसका चलेगा, हम पहली रो की सापेक्ष इसका जो है प्रसार करते हैं, बताते हैं इसका मान हम कैसे निकालते हैं। तो जब भी हम A1 लेंगे तो यहाँ इसका देखो जो सैम्बल्स होते हैं, यहाँ प्लस का होता है, यहाँ माइनस का होता है, यहाँ प्लस का होता है, ये प्लस का ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, और सारे पॉजिटिव होते हैं। तो जब भी हम एलिमेंट्स को, अगर ये एलिमेंट आएगा तो हमारा
जैसे पहला A1 प्लस का है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, इनटू जब करेंगे तो इसी रो को और इसी कॉलम को हम हाइड करेंगे, पहली ही रो और पहले कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास B2 C3 और माइनस का सैम्पल आता है, ये ध्यान रखिएगा, B3 और C2। तो आप लोग एलिमेंट्स को समझ सकते हैं। देखो B3 C2 ये माइनस का था, ये वाला तो यह माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब A2 माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो A2 ठीक, अंदर क्या आएगा, इसी वाले इसी कॉलम का जो एलिमेंट लिया हुआ है हमने इस कॉलम का, तो उसी रो को हाइड कर देंगे, उसी कॉलम को हाइड कर देंगे। तो ये क्या बचा हमारे पास B1 C3, तो B1 C3 हमेशा ऊपर वाले को पहले लिखेंगे और नीचे वाले को बाद में लिखेंगे, तो C1 B3 माइनस कर देंगे B3 C1 से, ठीक है। और इसको चाहें आप लोग फॉर्मूले के थ्रू से याद कर सकते हैं, फॉर्मूले की तरह। और ये प्लस का है तो प्लस का A3 लगा देंगे। ये साइन बताइए मैंने आपको माइनस A प्लस, तो ये हमने इस तरीके यहाँ लगाने के लिए बताया आपको। तो A3 कोष्टक में क्या रहेगा, इसी कॉलम को, इसी रो को और इसी कॉलम को हाइड कर देंगे, तो ये बचेंगे हमारे पास एलिमेंट्स। तो B1 C2, तो B1 C2 माइनस कर देंगे B2 C1। तो इस तरीके से हमारा एक फार्मूला जो है इसका बन जाता है। और इसका प्रसार करने के लिए, इसका मान निकालने के लिए, तो इस तरीके से प्रसार करके इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर जो है हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो भी अब क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको इसका जो और थ्योरीज आएंगी उनको हम समझाएंगे आपको कंप्लीट तरीके से। तो पहले इसी को इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि आपको ये जो वही है हमारा, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। माना कि हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका हमको डी निकलवाया है, तो ये 2 1 3 3 2 2 4 3 1, ठीक है। अच्छा, इसका एक और अगर स्टेप देखना चाहें आप लोग तो मैं इसका आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि माना हमने पहले A1 को लिया, हमने इस एलिमेंट को हाइड, इस रो और इस कॉलम को हाइड किया, तो मैट्रिक्स बची हमारे पास ये। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे भी समझ सकते हैं आप लोग, आई थिंक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस का A2 किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू हम इसे सापेक्ष जो है हम हाइड वो प्रसार कर सकते हैं। तो इसको A2 इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अब कोई और चेंजिंग नहीं करते हैं, हालांकि वैल्यू तो सब तरीके से समान आने वाली है। तो इसी रो इसी कॉलम को हाइड करेंगे, तो B1 और C1, B3 और C3, ये वाली रो हमारी ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी प्लस A3। तो मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी, ये। तो B1 C1 और B2 C2, ठीक है ना। तो ये हमारी, फिर हमने इसको देखो, इसको इस तरीके से सॉल्व किया, इसको यहाँ सॉल्व कर गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, चलो इसे यहाँ कर देते हैं। हमने पहले इसको 2 लिया ना, तो मैट्रिक्स कौन सी बचेगी, ये वाली। तो 2 2 3 1, ठीक है। माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। माइनस मैंने बताया था आपको कैसे और क्यों लगाते हैं यहाँ पर हम। तो 3 इसको हाइड करेंगे, तो ये 1 3 3 1, ठीक है। प्लस का 4, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 -6 -3 1 -9 +4 6, ठीक है। ये हमारे पास आया। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हमने गुणा कर लिया डायरेक्टली, तो और -4 -3, यहाँ -8 आ जाएगा, +4 इंटू -4, ठीक है ना। ये हमारे पास आएंगे। इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 दूनी 8 24 और प्लस का माइनस का 16, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, इसका साढ़े का मान जो है निकाल लिया करते हैं। तो इसका मान 0 आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से निकालते हैं। आगे जो भी आपका है वो देखते हैं, माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इसको भी बताएंगे आप लोगों को साथ के साथ ही। तो माइनस एंड कोफैक्टर्स इसके बारे में बताते हैं आपको। और माइनस कहते हैं उपसाढ़क को, उपसाढ़क या लघु घटक, कुछ भी कह सकते हैं आप, उपसाढ़क या जैसे कि उपसाढ़क, जिसे हम लघु घटक भी कहते हैं। और
इसे कहते हैं सहखंड। क्या कहते हैं इसे? सहखंड। तो कोफैक्टर मतलब सहखंड। और माइनस, तो जब भी हम माइनस निकालते हैं, देखो माइनस निकालने का तरीका अलग होता है थोड़ा सा, और एक पॉइंट कोफैक्टर्स में बढ़ जाता है जो माइनस में नहीं होता। तो जैसे कि हमें कोई भी 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज दैट कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, मैं आपको सीधे सीधे निकालना सिखा देता हूँ। 2 1 -3 6, ठीक है। जैसे कि माना हमें कोई भी एक ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसने बोला इसके माइनस जो है फाइंड करेगा, इसकी एक उपसाणिक जो बताइए। तो जब भी हम इसकी उपसाणिक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? M11 का मतलब हो गया पहला वाला, तो ये हमारा एलिमेंट पहले की बात हो रही है, 11 तो यही एलिमेंट है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस ऑफ A11। तो हमें करना क्या है कि पहले एलिमेंट के सापेक्ष, मतलब पहले एलिमेंट को, पहली रो को और पहले कॉलम को हमें ऐड करना है, मतलब 1 1 इसको हमने ऐड किया, बचा 6, तो ये हो जाएगा इसका 6, ठीक है ना। और बात रही अब M12 का मतलब कि माइनर ऑफ A12, मतलब A12 का हमको इसका निकालना है फिर। तो माइनर, इसको लिख सकते हैं आप चाहें तो, माइनर ऑफ A12। तो इसका क्या हो जाएगा? जगह नहीं है, छोटे से लिख दे रहा हूँ मैं। 6 था, इसको हाइड किया, इसी रो इसी कॉलम को हाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब A1, अब ये हमारा 2 1 है तो 2 1 लिख देंगे यहाँ पर, A21 और माइनर ऑफ A21, इसका माइनर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, -3 बचेगा ना। तो ये हमारा एक उपसाणिक जो है इसका बन जाएगा, ठीक है ना। इसे हम उपसाणिक कहते हैं। तो A22, तो यहाँ लिख देना माइनर ऑफ, जब भी हम निकालेंगे, अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि इसके माइनस निकालेगा, इसके सापेक्ष किसी एक अंक दे देगा कि मैट्रिक्स का कि -3 के सापेक्ष, तो हमारा सीधा सीधा -3 के सापेक्ष निकालेंगे तो A12, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम डायरेक्टली जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो माइनर ऑफ A21 इजिकल टू क्या हो जाएगा? A21, तो ये इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये बन जाती है हमारी एक साढ़े, ठीक है ना। ये तो बात रही 2/2 के लिए। अगर आपको 3/3 के लिए बोल दे, है ना, तो 3/3 के लिए भी ऐसे ही निकाल देते हैं। जैसे कि माना A 3/3 कोई मैट्रिक्स हमको दे रखी है, जैसे कि E 1 5 5 2 2 6 3 4 2, ठीक है। हमसे बोला है इसके माइनस याद कीजिएगा हर एक एलिमेंट के, तो कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहेगा। वही माइनर ऑफ M11, ठीक है। तो हम जब इसे निकालेंगे M11, तो 11 हमारा ये, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे। मैं अभी यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। 4 2 हर एक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए इसी तरीके से हमको जो है फाइंड करना होगा, है ना। तो 4 - 24 इजिकल टू 20 हमारा जो इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका जो है माइनर निकाल लिया। अगर जैसे आपको बोल दे कि A32 का निकालिएगा, तो A32 एलिमेंट का, A33 मतलब तीसरी रो और 2 मतलब सेकंड एलिमेंट, तो तीसरी रो का सेकंड एलिमेंट, तो हमें 6 लेना है। तो चलो 32 यहाँ लिख देते हैं। मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन में देगा, जरूरी नहीं है कि यह बोल देगा कि 6 का माइनर निकालिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का बोल देगा, ये 4 का बोल देगा, जो भी एलिमेंट सिंगल लिखा हुआ है 3 का बोल देगा, है ना। तो उसके अगर हमको निकालने होंगे तो इसी तरीके से हम निकाल देंगे कि माइनर ऑफ M32, तो क्या बचेगा? ये इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये और ये बचेगा, तो 1 1 3 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे हो जाते हैं। तो ठीक है ना, आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे माइनस कैसे निकालते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसके सभी के माइनस जो है फाइंड कर सकते हैं, सभी का एक एलिमेंट का माइनस जो है फाइंड हम कर सकते हैं। तो तरीका वही रहेगा कि जो भी एलिमेंट हम लेने वाले हैं उसी की रो को, उसी कॉलम को हाइड कर देंगे और हम उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। सिंपली जो मैट्रिक्स बचेगा उसको तो सॉल्व करने का तरीका सेम रहने वाला है। अब आते हैं कोफैक्टर्स पे, जो कि बहुत अच्छा पार्ट है, जो आपके आगे भी काम आने वाला है बहुत अच्छे तरीके से।
तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। देखो कोफैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो थोड़ी तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि इसका हमें सेकंड निकालना है, जैसे किसी भी एलिमेंट का या फिर पूरी ही मैट्रिक्स का, तो कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने लिया सेकंड निकालना है, सपोज दैट इसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं, इसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं तो चलेगा। इसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं कि 1 1 5 2 2 6 3 4 2। तो ये हमारी मैट्रिक्स है इसकी। इसने बोला है कि इसमें किसी भी एलिमेंट के लिए चाहे तो हमें क्या निकालना है, उसका कोफैक्टर्स निकालने हैं सपोज दैट। तो कोफैक्टर्स अगर हम निकालते हैं, सेकंड निकालते हैं, तो बोल दिए अगर 4 का सेकंड निकालो तो एक चीज़ इसमें बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि ए मैट्रिक्स दे रखी है हमको, इसमें जो है एक पार्ट हमारा बढ़ जाता है। जैसे कि हमसे पूछे 4 का कोफैक्टर निकालो, क्या निकालो, 4 का कोफैक्टर निकालो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे, सी ऑफ किसका, ये कौन सा है, सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट ना, तो क्या कहेंगे हम 2 3 कहेंगे, C2 3 कहेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम एलिमेंट ऑफ C2 3, इसको निकालेंगे ऐसे, देखिएगा -1 की पावर 2 + 3, ये बात आपको ध्यान रखनी, 2 + 3 हम इसको ही ऐड करते हैं, और जो मैट्रिक्स बचती है उसको यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो या फिर सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली। देखिएगा तो 4 लिया है ना हमने, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 1 5 2 6, ठीक है। 6 कम 6 - 5 दूनी 10 इज इक्वल टू माइनस का 4, और ये हमारा माइनस का 1 की पावर 5 बन रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है प्लस का 10 प्लस का 4 बन जाएगा, माइनस का 4 यहाँ से आएगा, और -1 की पावर 5 है, इसका मतलब माइनस यहाँ से छूटेगा। या ऐसे समझ लीजिएगा आप कि जैसे कि -1 हमारा यहाँ बचने वाला है, इनटू में माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिएगा, जैसे चाहो वैसे समझ सकते हैं आप लोग। तो कोफैक्टर जैसे हमने इसका निकाल लिया, उसी तरीके से अगर हमें से इस 5 का निकालना होगा, तो हमारा ये एलिमेंट तीसरी रो का पहला एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, C31, इसको निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास -1 की पावर क्या बन जाएगी, 3 + 1। हालांकि अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो एक बात ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स जो उसकी पावर्स जो साइन रहता है, प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से रहते हैं। तो ये देखो माइनस वाली जगह ये प्लस वाली जगह है, इसका मतलब यहाँ प्लस का बनाने वाला है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 2 2 3 4, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, तो -1 की पावर तो प्लस की है, तो ये खत्म हो जाएगा। 4 दूनी 8 - 5 3 सॉरी 3 दूनी 6, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 - 6 = 2, तो इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही था, सिंपल चीज़ें समझना है आप लोगों को, कैसे कौन सा एलिमेंट हमारा प्लस का आता है, नेगेटिव आता है। तो मैंने बता दिया कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे निकालते हैं। अब एक और चीज़ है आपको समझने के लिए, आज का पार्ट और देखते हैं। इस पार्ट में क्वेश्चंस तो समझ में आ ही गए होंगे, कैसे इसका प्रसार करना है हमको, तो यही चीज़ समझ में आ जाए बस, और क्या चाहिए इनमें। प्रसार में देखो, प्रसार करने का एक और तरीका होता है, वो हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सा तरीका है। तो बच्चों जो हमारा सेरस डायग्राम, ये है एक सेरस डायग्राम, इसका नाम है इसका सेरस चित्र। तो जब हम इसके थ्रू किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ABC और DEFGHI, माना हमें ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसने बोला है इसका मान निकालो, वो भी सेरस डायग्राम के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम अपनी मैट्रिक्स के या तो 2 कॉलम्स को बढ़ा लेते हैं आगे, या 2 रो को रिपीट कर देते हैं, मतलब पहले ही 2 कॉलम या पहले ही 2 रो को रिपीट कर देते हैं 2 बार, मतलब एक एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। जैसे कि हमने इसमें कॉलम को रिपीट करते हैं ABC और DEF और GHI, इस तरीके से हमने क्या किया, इन 2 कॉलम्स को रिपीट किया कि A D G और B
एच, माना हमने इसे रिपीट किया। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से एक एरो खींच लेंगे अपना, ठीक है ना। हमने इसका एरो किया इस तरीके से, तो वही बात की जो पहले ऊपर वाली रो चल रही है ना, इन तीनों का हमने गुणा किया, ए ई आई। किसका, कैसे किया, ए ई आई प्लस क्या लाएंगे, प्लस बी एफ जी प्लस ई, सॉरी सी है ना, ये सी डी एच, तो सी डी एच। अब ये जो एलिमेंट्स हमारे आएंगे माइनस में आएंगे, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले से ही, तो ये जी ई सी बन जाएगा, तो जी ई सी प्लस हो जाएगा एच एफ ए, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस आई डी बी, तो आई डी बी। इस तरीके से हम सैरस चित्रण द्वारा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स आपको मिल जाए अगर इस तरीके से, या तो हम क्या करेंगे, उसके दो कॉलम्स को आगे रिपीट कर लेंगे और इस तरीके से इसी क्रिया में इसके साइन एक लाइन खींचेंगे, लाइनें खींचेंगे कुछ ऐसी क्रॉस में और ऐसी क्रॉस में, ठीक है ना। तो ये खींचेंगे और जो लाइनिंग में आ रही हैं उनको आपस में गुणा कर लेंगे, पहले ऊपर वालियों को गुणा करके तीनों एलिमेंट्स को जोड़ लेंगे। उसी तरीके से हम नीचे वालियों को भी 3 बार गुणा करके और जोड़ लेंगे, और जो आंसर आएगा उसको इनको ऐड करेंगे और घटा देंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली। तो ये हो जाएगा सैरस चित्रण इस तरीके से। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, और देखते हैं आगे का पार्ट क्या कह रहा है आपका। तो उसका हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट आपको बताते हैं माइनस के बाद में और कोफैक्टर्स के बाद में। तो देखो सारणिकों के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, या फिर जैसे हम आगे जो कुछ सॉल्व करने के तरीके होते हैं थोड़ा चेंज हो जाते हैं, तो उनको भी बताते हैं आपको। जैसे सारणिकों की पंक्तियों व स्तंभों के पारस्परिक परिवर्तन से सारणिकों के मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हम किसी भी सारणिक की अपनी पंक्ति या रो को आपस में चेंज कर दें या बदल दें, तो हमारा जो पंक्तियाँ, जैसे पंक्तियों को पंक्तियों में बदल सकते हैं हम, स्तंभों को स्तंभ में बदल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप पंक्ति को स्तंभ बना दें। तो हालांकि अगर पंक्ति को स्तंभ बना रहे हैं तो पंक्तियों को, सारी पंक्तियों को स्तंभ बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो भी हमारा मान वही सेम रहने वाला है। अर्थात यदि हम सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में व स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, मतलब वही है कि जितनी पंक्तियां हैं हमारे पास उनको स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो भी जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसका मान क्या रहता है, वही रहता है जो पहले था। मतलब वैल्यू नहीं बदलेगी, जो उसका मान है वो डिटर्मिनेंट जो है सारणिक का मान कभी भी हमारा बदलेगा नहीं, ठीक है ना। अगली जो प्रॉपर्टी उसको देखते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, वही हम बताते हैं आपको एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि A1 A2 A3 हमारा लिखा हुआ था, ये पंक्ति है ना एक, तो ये जो कॉलम है उसको हमने क्या, ये एक स्तंभ है हमारा, हमने क्या किया, इसको पंक्ति में चेंज कर दिया, इस पंक्ति को इसमें और इस स्तंभ को इस पंक्ति में चेंज कर दिया। तो हमने सारे स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे से हमने इसमें किया है, तो इसका जो मान होना है ना वो बराबर ही रह रहा है दोनों सड़कों का, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला दे रहा है स्विचिंग प्रॉपर्टी। तो क्या करना है हमको, देखो सारणिक के दो एडजेसेंट आसन्न रोज या कॉलम को आपस में बदल देने पर सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है। वही क्लियर है जो मैंने आपको बताया था पहले वाले में ही, कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, लेकिन रो को रो में, कॉलम्स को कॉलम्स के आपस में बदल देने पर सारणिक का संख्यात्मक मान जो है वो वही रहता है, पर चिन्ह बदल जाता है, क्या है, लेकिन चिन्ह जो है उसका साइन जो है बदल जाता है, वो आप खुद देखेंगे और समझ में आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, हमने क्या किया, इसको इस वाली कॉलम को इधर ले आए, तो उसका क्या हुआ, साइन चेंज हो गया है, ठीक है। और इसको इधर ले आए, आपस में हमको चेंज किया है, तो हमारा जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनलिटी रिपीटेशन प्रॉपर्टी। देखो यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों या स्तंभ का एक समान हो, यदि हाँ ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो पंक्ति या दो रो एक समान दे रखी है, तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये सिंपली समझ सकते हैं आप लोग क्लियरली। और जैसे कि ये हमारा कोई एक तरीके से दे रखा है, तो इसमें 2 का गुणा हो रहा है तीनों में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, वो लिया हुआ है, ठीक। 2 को कॉमन ले सकते हैं हर एक कॉलम से अलग अलग जो है। देखो यदि डिटरमिनेंट किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी कांस्टेंट से गुणा हो जाती है, ठीक है।
उसका डिटरमिनेंट जो है उससे भी गुणा 2 से हो जाएगा, मतलब इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो उसमें 2 से गुणा हम कर देंगे सिंपली। अब जो सम प्रॉपर्टी है एक और है, जैसे कि ये दिया हुआ है तो ये हमने क्या किया है x प्लस वाई, इस x प्लस वाई को चेंज कर दिया है। जैसे कि ये तो 3 3 5 5 तो वैसा का वैसे ही, लेकिन इसको हमने x प्लस वाई था ना तो x प्लस वाई 2x प्लस 3y 4x, इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। कुछ चेंज करने के तरीके हैं। आगे है प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस, तो इसको भी देख लेते हैं। तो हालांकि ये सॉल्व करने के तरीके हैं, ये तो मैं आपको उसी के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि ये एक समझ लीजिएगा, अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर हमारा जीरो दिया हुआ है, अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर जीरो दिया हुआ है तो हमारा उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी अगर हमारा कोई भी एक ट्रायंगल अगर बन रहा है जीरो का, जैसे कि ये 0 0 0 0 0 0, तो उस मैट्रिक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। को मैट्रिक्स, तो जैसे कि कोफैक्टर मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है। तो जो क्या होता है, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स दिए हमको, ठीक है, जो उसका डिटरमिनेंट होगा, अगर हम उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, उसका वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा वो, मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान हमारा निकल आएगा। ठीक है, सिंपली। तो आई होप कि ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे जो भी पार्ट अब जो समझने के लिए रह गया है उसको हम आपको उसके थ्रू समझा देंगे, क्वेश्चंस के थ्रू। तो आई होप कि आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। और जो भी अब रहने वाला है हमारा पार्ट अगला वाला, उसमें हम इसके डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे और जो भी नए टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में डिटरमिनेंट के पार्ट 2 में, और ये हमारा आज का पार्ट 1 रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं मेरे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो को, और शेयर जरूर करें।